हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे एनवायरमेंट रिलेटेड कंसेप्ट। अभी इस चैप्टर में अगर आपको स्टडी करना है तो थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें कुछ बड़े बड़े डायग्राम्स या फिर कुछ कंसेप्चुअल नहीं है। इसके बावजूद भी 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर साल, और इस साल भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं वन बाय। आइए, जैसे कि चैप्टर का नाम आपको पता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, तो सबसे पहले इकोसिस्टम के बारे में समझते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम मतलब इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक and abiotic factor and their interaction between each other, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग का, इन दोनों के साथ का क्या रहता है, इंटरेक्शन होता है। उसे कंबाइंड हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे हम लोगों ने 9th में पढ़ा है कि इकोसिस्टम दो टाइप की होती है, नेचुरल इकोसिस्टम होती है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होती है। नेचुरल इकोसिस्टम के भी दो टाइप होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होती है और एक्वेटिक इकोसिस्टम होती है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड के ऊपर, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ये सब किसको बिलोंग करेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को बिलोंग करेंगे। और दूसरी तरफ एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जो वाटर के अंदर है, उसके भी दो टाइप, मराइन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन। इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन्स आप लोगों को देखेंगे, जैसे कि प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट्स, जो खुद का फूड खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो सब प्रोड्यूसर होते हैं, दैट इज द प्लांट। प्लांट को खाने वाले, उसे हम लोग हर्बिवोरस कहते हैं, ठीक है। फिर हर्बिवोरस को खाने वाले कार्निवोरस कहते हैं। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। इकोसिस्टम में इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी एक का भी नंबर अगर कम ज्यादा हो गया तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, टर्माइट्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं, दिखने में मतलब बहुत खराब दिखते हैं, क्या इसका रोल होता है सही में? हाँ, अगर इसका आंसर देखना है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनका भी नेचर में बहुत प्राइम रोल है। ये जो होते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए ये काम में आते हैं, बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के काम में आते हैं, ताकि नेचर का बैलेंस मेंटेन रखा जाए, नेचर का बैलेंस बना रहे। इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, फूड चेन है। जैसे मैंने अभी बताया कि फूड चेन क्या होती है, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी है। द इंटरेक्शन बिटवीन the producer, consumer and decomposer in a definite sequence is called as the food chain। इसी को हम लोग फूड चेन कहेंगे। किसके बीच में इंटरेक्शन है, प्रोड्यूसर से लेके, कंज्यूमर से लेके, डिकम्पोजर तक, इन सब के बीच में क्या है, इंटरेक्शन है। किसके लिए, फूड के लिए, इसीलिए इसको कहा गया है फूड चेन, जो एक चेन बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पैडी इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम का ही पार्ट है। पैडी इकोसिस्टम मतलब कि जो पैडी क्रॉप्स होते हैं उसी इकोसिस्टम को बनाते हैं। ये पैडी क्रॉप जो होते हैं वो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये पैडी क्रॉप जो रहते हैं वो सो किए जाते हैं वाटर के अंदर, तो वहां पे मड और वाटर में वो प्लांट रहेंगे, वो क्रॉप रहेंगे, तो इनकी एक इकोसिस्टम बनती है जिसे पैडी इकोसिस्टम कहा जाता है। तो ये पैडी इकोसिस्टम होती कैसी है, उसमें कौन कौन ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये देखते हैं। पहले एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूं यहाँ पे, जो पैडी क्रॉप है वो प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। ये प्रोड्यूसर जो रहेगा तो ये क्या रहेगा, मेन क्रॉप, उसके ऊपर डिपेंडेंस ग्रासहोपर, जो कि हर्बिवोरस है। कौन है, ग्रासहोपर, हर्बिवोरस है। हर्बिवोरस को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। ग्रासहोपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। और फ्रॉग को कौन खा सकता है, स्नेक। फिर स्नेक को कौन खाएगा, ईगल।
और लास्ट में अगर ईगल मर जाता है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास चाहिए माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए। तो मतलब अगर हम एक फूड चेन बनाए किसमें, पैडी फील्ड के अंदर, पैडी इकोसिस्टम के अंदर, तो सबसे पहले वो पैडी क्रॉप रहेंगे, पैडी क्रॉप्स रहेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएंगे प्रोड्यूसर। फिर उस पैडी क्रॉप को खाएंगे कौन, प्लांट को खाने वाले कीड़े जिसको हम ग्रासहोपर कहते हैं ये। फिर ग्रासहोपर को कौन खाएगा, फ्रॉग, फिर फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को ईगल, और ईगल मर जाएगा तो फिर इसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसी फूड चेन उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है, तो इसे हम लोग पैडी इकोसिस्टम कहेंगे या पैडी के अंदर पाई जाने वाली फूड चेन कहेंगे। अभी नेक्स्ट में क्या बोला है, हाउएवर इफ अ फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑल ऑफ सडन, मतलब अगर ये फ्रॉग अगर एकदम से डिक्लाइन हो गई, इसका पॉपुलेशन कम हो गया फ्रॉग का, ठीक है, ये जो फ्रॉग है इसका पॉपुलेशन कम हो गया, नंबर्स कम हुए, चले गए, तो उस फूड चेन को या फिर पैडी इकोसिस्टम को क्या फर्क पड़ने वाला है वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप्स, पैडी क्रॉप्स के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली इफेक्ट होगा, क्योंकि चेन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म कम ज्यादा हो जाता है तो अल्टीमेटली उस चेन के ऊपर इफेक्ट हो जाता है। तो अगर ये फ्रॉग डिक्लाइन हो गए, ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रासहोपर इज गोइंग टू बी इंक्रीज, क्योंकि ग्रासहोपर को खाने वाला कोई नहीं है। फिर ग्रासहोपर का अगर नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ग्रासहोपर कंटिन्यूअसली इस क्रॉप को खाएंगे, तो क्रॉप का प्रोडक्शन तो कम हो जाएगा, मतलब क्रॉप जो होगा पैडी क्रॉप वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसके पीछे का रीजन क्या है, फ्रॉग का डिक्लाइन होना, बराबर है। तो एक भी चेन में का ऑर्गेनिज्म कम ज्यादा होता है तो उसका असर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पड़ता है, यही इसका एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले द क्रॉप दैट इज पैडी क्रॉप इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड इफ द फ्रॉग पॉपुलेशन गेट डिक्लाइन सडनली, अचानक वो डिक्लाइन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ विच कंज्यूमर विल डिक्लाइन एंड विच इंक्रीजेस, मतलब हम लोग को ये पूछा है कि किस कंज्यूमर का नंबर कम हो जाएगा और किस कंज्यूमर का नंबर बढ़ जाएगा। तो जैसे कि फ्रॉग अगर कम हो गया, ठीक है, तो नंबर ग्रासहोपर का बढ़ेगा क्योंकि उसको खाने वाला तो कोई है ही नहीं, तो नंबर ऑफ ग्रासहोपर विल इंक्रीज। और फ्रॉग को खाने वाला कौन है, स्नेक, तो स्नेक के लिए फ्रॉग अवेलेबल नहीं है खाने के लिए, तो स्नेक भी मर जाएंगे क्योंकि स्नेक किसके ऊपर डिपेंड है, फ्रॉग के ऊपर डिपेंड है। अगर फ्रॉग ही नहीं है तो फिर स्नेक भी मर जाएंगे, द नंबर ऑफ स्नेक इज गोइंग टू बी डिक्लाइन। तो आंसर क्या है, द नंबर ऑफ ग्रासहोपर इज गोइंग टू बी इंक्रीज एंड द नंबर ऑफ स्नेक इज गोइंग टू बी डिक्रीज, और इसका रीजन है फ्रॉग का नंबर डिक्लाइन होना, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। थर्ड क्या है, व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के ऊपर ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। तो एक ही सेंटेंस में हम बोल सकते हैं द ओवरऑल इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब, गोइंग टू बी डिस्टर्ब, खत्म हो जाएगी, खत्म होने वाली, तो पूरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, ये इसके ऊपर असर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद का हमारा पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में क्या रिलेशन पाया जाता है ये हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं एनवायरनमेंट क्या है। तो इसका एक डेफिनेशन है, द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कंबाइनली कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। इसे हम लोग एनवायरनमेंट में पूरे जो फैक्टर होते हैं फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, किसको इफेक्ट कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और हर तरह से कर रहे हैं, तो इसको कंबाइनली हम लोग एनवायरनमेंट कहेंगे। अगर शॉर्टकट में करना है तो हम लोग ये बोल सकते हैं द कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज एन एनवायरनमेंट। हमारे आजू बाजू में जो कंडीशन है उसे ही हम लोग एनवायरनमेंट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग और डीप में जाएंगे तो एनवायरनमेंट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, मैन मेड एंड नेचुरल। लिविंग और नॉन लिविंग ये तो होंगे साथ में। तो नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जो नेचुरली अवेलेबल है, जैसे कि सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो गए, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट में आएंगे। और आर्टिफिशियल
जैसे कि कोई पानी रोक के हमने डैम्स बनाए हैं, या फिर कोई जू है जिसके ऊपर हम लोगों ने एनिमल्स को रखा, वहां पे प्लांटेशन किया, तो ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, ये नेचुरली नहीं था। तो ऐसे दो कैटेगरीज है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी की भी एक डेफिनेशन है। तो हम लोग बोल सकते हैं द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब एक ऐसा साइंस है जो स्टडी कर रहा है किसकी, द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, उसे हम लोग बोलेंगे इकोलॉजी। उसके बाद थोड़ा सा उल्टा अगर करें तो हम लोग बोल सकते हैं द बेसिक फंक्शनल यूनिट विच इज यूज्ड टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को भी हम थोड़ा सा उल्टा डेफिनेशन करके बोल सकते हैं कि ऐसा बेसिक फंक्शनल यूनिट है जो कि यूज किया जाता है टू स्टडी द इकोलॉजी, उसे हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये इनका रिलेशन पाया जाता है, एक दूसरे के ऊपर एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, डिपेंडेंट होता है। एनवायरनमेंट का पार्ट ही इकोसिस्टम होती है। अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे इकोसिस्टम हमारे दुनिया में पाए जाते हैं। मतलब एक पॉइंट इकोसिस्टम से लेके अर्थ इकोसिस्टम, मतलब छोटे से लेके अर्थ इकोसिस्टम इज द ब्रॉडर इकोसिस्टम, सबसे बड़ी इकोसिस्टम अर्थ इकोसिस्टम। तो ये छोटे से लेके बड़े तक अलग अलग कैटेगरीज की इकोसिस्टम पाई जाती है, उनमें से हम भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है, अर्थ इकोसिस्टम का। अगर ह्यूमन को लिया जाए तो ह्यूमन अब धरती के ऊपर आया है तो ह्यूमन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ह्यूमन जो है उसका ब्रेन बहुत पावरफुल है, तो हर एक नेचुरल रिसोर्सेस को वो यूज करता है, लेकिन उसको एक चीज को ध्यान में रखना है कि ये जो अर्थ है वो उसको लीज पे मिली है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले कि कोई अगर इंसान है बाहर का रहता है तो वो रेंट के ऊपर हाउस लेता है, कुछ दिन रहेगा, जब वो उसका जाने का वक्त रहेगा तो वो हाउस को उसको खाली करके देना पड़ता है, मतलब वो वहां से चला जाता है, फिर दूसरे लोग आते हैं वो रेंट पे वो घर को लेते। तो उसी तरह से हमारी जो अर्थ है हमें रेंट पे मिली है, हमें लीज पे मिली है। जहां तक हम जिंदा है उस वक्त तक हम इस अर्थ को रह सकते हैं, उसकी चीजों का यूटिलाइज करेंगे, लेकिन हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, हमें अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का कोई भी रीजन या हक नहीं बनता है। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने अर्थ को संभाला है उस तरह से हमें भी अर्थ को संभालना पड़ेगा, ताकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, फ्यूचर है, वो भी अर्थ के ऊपर अच्छे से रह सके। यही चीज जो है इस चैप्टर में हमें समझाई है, इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, कि एनवायरमेंट को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से अच्छा करना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, इसके बाद का जो पोर्शन होगा वो हम लोग देखेंगे अगले वाले वीडियो।